हेलो एवरीवन। आई होप आपने अपनी तैयारियां शुरू कर दी होंगी, फॉर्म वगैरह फिल कर दिए होंगे, स्ट्रेटेजी भी बनानी शुरू कर दी होगी। जैसा हम पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था आउटलाइन को, किस तरीके से एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की एक बेसिक आउटलाइन हो सकती है और उसको किस तरीके से हमें जो है पढ़ना है, तैयार करना है। ये आउटलाइन सिर्फ एक ब्रीफिंग है, अभी हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेज। और आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने हिस्ट्री बहुत सालों के बाद पढ़ा होगा, कई होंगे जिन्होंने +2 में पढ़ा होगा, कई होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, कई होंगे जिन्होंने शायद 10th में पढ़ा होगा। ये आउटलाइन देने का फायदा ये होता है कि आपको एक बार पता लग जाए कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और थोड़ा सा आप रिकॉल कर सको कि हाँ ये टॉपिक्स जो हैं ये मुझे यहाँ पे करने होंगे। हमारा फोकस जो होगा वो यही होगा कि हम अप्रोक्सीमेटली 80-85% मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करें, क्योंकि अगर हम पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें ह्यूमन एरर्स आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जहां तक मैक्सिमम कवरेज का सवाल है, तो अगर हम 80% को भी हम अच्छे से कवर कर लेते हैं और हम बाकी पोर्शंस को अगर हम एमसीक्यू के थ्रू या नोट्स के थ्रू कवर करते हैं तो भी काफी अच्छा वो हमें फायदा दे सकता है। बिकॉज हमारा पर्पस यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेज में मेरिट में आना नहीं है, बल्कि हमारा पर्पस है कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। क्योंकि सब्जेक्ट्स काफी सारे हैं, तो अगर हम हर किसी में मास्टरी एक्सपेक्टेशन करेंगे कि हम सब भी सब्जेक्ट्स में मास्टर बन जाएं, तो थोड़ा सा मुश्किल सा गेम लगता है। ये हमें थोड़ी स्ट्रेटेजी जो है वो अलग तरीके से रखनी पड़ेगी। तो खैर अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिस्ट्री के ऊपर। तो हिस्ट्री में जैसे कि मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया, फिर मिडिवल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग की है, थोड़ा सा कल्चर के बारे में भी बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो वैसे माना जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जामिनेशंस में। हालांकि यह पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है और आर्ट एंड कल्चर ने उसकी जगह ली है, लेकिन फिर भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगर हम देखें प्रोपोर्शन के हिसाब से तो इसमें क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन जो है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल से रहता है। इसके अलावा गांधी एरा, गांधी जी की फिलोसफी, उसकी उनकी आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, इनके ऊपर हमारे जो है क्वेश्चंस काफी बेस्ड होते हैं। प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट मूवमेंट पे होते हैं, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है ना, और रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट थी उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो खैर हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक आउटलाइन तैयार किया जाए और जिससे हमें पता लग जाए कि हाँ हमें ये पोर्शन पढ़ना है और उसमें से कौन कौन सी चीजें पढ़नी है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अगर हम देखें तो इसको भी हम, जैसे कि हमने बाकी सब अपने हिस्ट्री के पार्ट्स को, एंशिएंट को और मिडिवल को अलग अलग पार्ट्स में बांटा था, इसको भी हम बाई एंड लार्ज 2 पार्ट में तो बांट ही सकते हैं। हालांकि 3 पार्ट में भी बांटा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको 2 पार्ट में बांट के देखते हैं। सबसे पहला जो टाइम ड्यूरेशन आता है वो आता है 1707 टू 1857। 1707 क्यों? क्योंकि 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब हुई थी। डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको कि औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह थे और इनके बाद हम कोई भी इतना ताकतवर मुगल बादशाह नहीं देखते। और शायद यही कारण है कि इनके बाद में जितने भी मुगल बादशाह आते गए वो इतने पावरफुल नहीं थे। इतने पावरफुल का मतलब ये है कि धीरे धीरे वो कमजोर होते चले गए और उनकी ताकत जो थी वो कम होती चली गई, उनकी अथॉरिटी कम होती चली गई और एक गैप सा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और काफी हद तक अगर हम देखें तो बहादुर शाह फर्स्ट के बाद, यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट जो थे वो औरंगजेब के बाद अगले बादशाह बने, और बहादुर शाह सेकंड जो थे वो 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे आपको याद होगा वो आखिरी बादशाह थे।
तो बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर के अगर हम देखें तो बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जितने भी मुगल बादशाह यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, चाहे वो जहांगीर शाह हो, चाहे वो फारूक शियार हो, चाहे वो जो है मोहम्मद शाह रंगीला हो, इन सभी में एक बात कॉमन ये है कि ये अपने दरबारियों के जो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे उनमें से जो पावरफुल ग्रुप्स थे उनके हाथ की कठपुतली बन चुके थे। तो ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चला और इसी दौरान आप देखेंगे कि ईरान के जो शाह थे नादिर शाह और अफगानिस्तान के जो शासक थे अहमद शाह अब्दाली, उनके इन्वेजन्स भी काफी बढ़े और इसने जो थी वो काफी ज्यादा नुकसान जो है किया वो है मुगल सल्तनत को। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे शिवाजी के डेथ के बाद पेशवा जो थे वो काफी पावरफुल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, चूंकि वो अलग एक टॉपिक है जिसमें मैं आज थोड़ा डिस्कस करूंगा आपके साथ कि शिवाजी के बाद संभाजी महाराज आया, संभाजी महाराज के बाद फिर वो जो राजा राम आया, राजा राम के बाद फिर आगे शिवाजी 2 के नाम से रूल होने लगा, लेकिन संभाजी के जो बेटे थे शाहू, उनको फिर दिल्ली से किस तरह से छोड़ा गया और वो किस तरीके से महाराष्ट्र में आए और उसके बाद एक बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और अल्टीमेटली उसमें शाहू जी महाराज को किस तरीके से जो है एज ए महाराज के रूप में स्थापित किया। उनको स्थापित करने में उनको वहां पे बेसिकली हम कहते हैं क्राउन करने में बालाजी विश्वनाथ नाम के ब्राह्मण जो थे, जो मिनिस्टर थे, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और वो पहले पेशवा भी थे। तो पेशवाशिप यहाँ शुरू होती है और उसके बाद आप देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ के बाद जब बाजीराव आते हैं, फिर उसके बाद बाजीराव आते हैं, तो बाजीराव के टाइम के बाद आप देखेंगे कि पेशवाशिप काफी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होते हुए यहाँ पे दिखाई देती है और वो एक तरह के सिंबॉलिक किंग ही आपको बनते हुए दिखाई देते हैं, बिकॉज शाहू के अपने कोई बेटे थे नहीं, तो सारी की सारी ताकत जो थी वो पेशवा के पास आ गई थी। और पेशवा किस तरीके से पावरफुल थे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुगल भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और यहाँ तक कि एक ट्रीटी भी हुई थी जिसमें मुगल्स को डिफेंड करना किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन से जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मराठों ने ली थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हो चुके थे मुगलों के। तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर टाइम से शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, जो उसका पहला स्टेज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स में ही हम देखेंगे अलग अलग जो है बहादुर शाह फर्स्ट से लेके बहादुर शाह सेकेंड, जो अल्टीमेटली 1847 का रिवोल्ट के टाइम पे बादशाह नियुक्त किए गए थे। तो हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी मुगल बादशाह आए उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और इसी टाइम पे हम देखेंगे कि आफ्टर द डेथ ऑफ 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिनकी करीबन जो नांदेड़ साहब में तीर लगने के कारण, खंजर घोपने के कारण माफ कीजिएगा, उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर यहाँ पे सिख हिस्ट्री जो है वो किस तरीके रहती है, किस तरीके से उनके साथ जो है मुगल्स जो है वो ट्रीट करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पे राइज ऑफ बंदा सिंह बहादुर भी आप देखेंगे जो उनके डिसिपल थे और उन्होंने फिर किस तरह से सिखों को ऑर्गेनाइज किया और उनके बाद 1715 में बंदा सिंह बहादुर जो थे वो उनको पकड़ लिया जाता है और उनको बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके उनको जो है असैसिनेट कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। तो 1715 के बाद जो सिखों की कंडीशंस थी वो और डिटोरिएट होती चली गई। अल्टीमेटली फिर वो अपने आप को मिसल्स में ऑर्गेनाइज करते हुए देखे जा सकते हैं। मिसल्स मतलब ग्रुप होता है, तो सिख अलग अलग सिख मिसल्स में ये ऑर्गेनाइज हुए और 12 सिख मिसल्स हम पढ़ते भी हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे किस तरह से इन मिसल्स को महाराजा रंजीत सिंह जी ने ऑर्गेनाइज किया, तो ये हम यहाँ पे देख सकेंगे, समझ सकेंगे। और इसको हमें इसलिए भी देखना है बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम अगर हम हरियाणा का पेपर दे रहे हो या पंजाब का पेपर दे रहे हो तो ये हमारा हिस्ट्री कॉमन है, तो इसमें हमें इन चीजों के ऊपर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अलग अलग राज परिवार जो आपको दिखाई देते हैं इस टाइम पे, जैसे पटियाला, नाभा, जिंद, तो ये भांगी मिसल से यहाँ पे
आपको आते हुए दिखाई देते हैं, सुकरचकिया मिसल के और कन्हैया मिसल के, महाराजा रंजीत सिंह। तो ये अलग अलग मिसल जो थे उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लेनी होगी ताकि हम इस चीज को डिस्कस यहाँ पे कर सके। तो यहाँ पे 6 जो थे उनकी क्या कंडीशन थी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ के साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे मराठा। तो मराठास के ऊपर डिस्कशन, जैसे मैंने आपको बताया कि शिवाजी की डेथ के बाद संभाजी महाराज, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी है, अभी आपने से देखा होगा छावा नाम की, कि किस तरह से संभाजी महाराज को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको फिर औरंगजेब जो है वो कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर डालता है ताकि जो महाराष्ट्र है उसके ऊपर कब्जा कर किया जा सके। लेकिन संभाजी महाराज इस बात से बिल्कुल भी तवक्को नहीं रखते थे, वो इन चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनको बुरी तरह से टॉर्चर करके उनको मार दिया जाता है। उसके बाद जो मराठा थे थोड़े अनस्टेबल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और जो औरंगजेब था उसने सिर्फ और सिर्फ संभाजी की जो है किलिंग नहीं की थी। आपने संभाजी की किलिंग नहीं की थी, बल्कि उनकी जो वाइफ थी और उनका जो बेटा था साहू, उसको भी वो दिल्ली ले गए थे। औरंगजेब ये चाहता था कि वो साहू को अपने पास रखे और इन दोनों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दे ताकि वो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसे कमजोर कर सके। लेकिन उसके मिनिस्टर्स ने उसको समझाया कि अगर उन दोनों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो शायद उनका उतना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता सिविल वॉर कराने के लिए जितना उनके रियल रिलीजन में रहने पे उनका फायदा हो सकता है। औरंगजेब इस बात को मान गए और उन्होंने उन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से अपने पास रखा। हालांकि अपने लाइफ टेन्योर में अपने जीते जी औरंगजेब इन दोनों का इस्तेमाल पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं कर पाए, और बहादुर शाह जो उनके बेटे थे उनके टाइम पे इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है, और रिहा करके इसलिए रिहा किया जाता है ताकि इसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। रिहा करने के बाद जो तरीका था वो ये था कि उनको साहू को वो महाराष्ट्र के जो है छत्रपति या महाराज घोषित करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बिकॉज उस टाइम पे हुआ ये कि संभाजी महाराज के जो भाई थे राजा राम, संभाजी महाराज की किलिंग हो गई और उनके जो फैमिली थे उनको दिल्ली लेके जाया गया। तो राजा राम को वहां पे जो है एज ए किंग जो है क्राउन किया गया, और राजा राम जो थे उनके कुछ टाइम के बाद डेथ हो जाती है। इनकी जो वाइफ होती है वो होती है ताराबाई। ठीक है, ताराबाई जो थी वो जब उनकी डेथ हो गई तो उनका जो बेटा था उनका नाम शिवाजी टू रख करके उनके नाम पे वो शासन चला रहे थे। ताराबाई यहाँ पे बड़ा प्रोमिनेंट हो गया। अब संभाजी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे शाहू आ जाते हैं। अब शाहू जो है वो जब यहाँ पहुंचते हैं तो एक कशल क्रिएट होता है बिटवीन ताराबाई एंड शाहू। और इसी टाइम पे जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ताराबाई एक अपने मिनिस्टर को, अपने स्कॉलर को भेजते हैं डिस्कशन करने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए शाहू के साथ। तो जब शाहू अपनी बात रखते हैं तो यहाँ पे मामला जो है वो चेंज हो जाता है। बालाजी विश्वनाथ कन्विंस हो जाते हैं कि जो शाहू है वही रियल हेयर है और सबसे पहला अधिकार उन्हीं का है। अगर शाहू ना हो तब राजा राम या शिवाजी टू जो थे उनको गद्दे में बिठाया जा सकता था। तो इस बात से कन्विंस होकर के बालाजी विश्वनाथ जो थे वो शाहू की हेल्प करते हैं बाकी मराठा सरदारों को शाहू की तरफ करने में। अल्टीमेटली होता भी यही है, सभी सरदार इस बात से कन्विंस हो जाते हैं और शाहू को छत्रपति घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वहां का शासक महाराष्ट्र का घोषित कर दिया जाता है। और इस बात से खुश होकर के शाहू जो थे वो बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाते हैं, जो 1713 से लेके 20 तक मराठा पेशवा रहते हैं। तो यहीं से पेशवाशिप की शुरुआत होती है। पेशवा का मतलब समझ लीजिए पंत प्रधान, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो राजा के बाद सारी पावर्स उनके पास होती थी और वो काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो था। तो यहीं से पेशवाशिप की शुरुआत होती है। तो ये आपको सिख हिस्ट्री में जो देखना है, यहाँ पे बंदा सिंह बहादुर को देखना है। बहादुर
सिख मिशल्स, और साथ में देखना है यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह। और उसके बाद आपको यहाँ पे माठा भी पढ़ना है। तो यहाँ पे लेटर मुगल्स में जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं, सबसे पहले तो पढ़ना है कि वो बादशाह कौन कौन से थे, उनके टाइम पे क्या क्या काम हुआ। इसी में आएंगे कि किसने जजिया खत्म की, किसने जो है अलग अलग पॉलिसीज जो थी अलग अलग, जैसे कि राजपूतों को किसने राजा सवाई सिंह का खिताब दिया, किसने जो है महाराजा का खिताब दिया। आगे हम बढ़ेंगे तो रेवेन्यू फार्मिंग का सिस्टम किसने शुरू किया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सैयद ब्रदर्स कौन थे, जो किंग मेकर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो ये वाला पोर्शन हमें कवर करना पड़ेगा, जिसको हम लेटर मुगल्स कहते हैं। फिर हम देखेंगे सिक्स को, फिर हम देखेंगे मराठास को। तो इस तरीके से इस पोर्शन को हमें कवर करना होगा। तो ये पहला पोर्शन हो गया, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पहला पार्ट का पहला पोर्शन, यानी कि 1707 से 1857 तक। अभी हम 1707 के बाद के पोर्शन को पढ़ रहे हैं। अभी याद रखिएगा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ लेटर मुगल्स यानी कि जो मुगल बादशाह है वहीं पे सिर्फ 1857 तक पहुंच रहे हैं। बाकी सभी चीजों में अभी हम पीछे ही हैं। तो उसके बाद क्या क्या इंसिडेंसेस हुए उसको भी हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। तो हमने पढ़ा लेटर मुगल्स में औरंगजेब के बाद कौन कौन से बादशाह आए, क्या क्या काम किए, इंपोर्टेंट पार्ट कौन कौन से थे, कौन कौन से इंपोर्टेंट नाम थे, कौन कौन से इंपोर्टेंट पोर्टफोलियो था, ये सब कुछ हमें वहां पढ़ना होगा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि सिख जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद उनकी क्या जो है उनकी उनके साथ क्या हुआ। और उसके बाद फिर हम आएंगे मराठों में। मराठों में देखेंगे कि संभाजी महाराज के बाद फिर मराठों का क्या हुआ, और उसके बाद साहू के आने के बाद किस तरीके से पेशवाशिप मजबूत होती चली गई। तो ये 3 टॉपिक आपके यहाँ पे आ गए। इसके बाद क्या पढ़ना है, अब अगर आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे अब आएगा कमिंग ऑफ यूरोपियंस। ठीक है जी, कमिंग ऑफ यूरोपियंस। तो कमिंग ऑफ यूरोपियंस में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इंडिया में सबसे पहले जो यूरोपियंस आए वो थे पोर्तुगीज। ये 1498 में आए। कौन आए? वास्को ड गामा। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि वास्को ड गामा 1498 में ही क्यों आए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है तो इसको मैं बहुत ब्रीफली आपको समझाता हूं कि ये जो चीज हुई वो 1498 में ही क्यों हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई, उसके बाद में क्यों नहीं हुई। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है कि आखिर पुर्तगीज को यहाँ आने की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो हम देखेंगे कि अगर हम वर्ल्ड के मैप को थोड़ा सा देखें यहाँ पे, कोई भी एक मैप देखते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस, ताकि हमें क्लियरिटी बन जाए। ये ले, इसको थोड़ा सा देता हूँ। इसको समझने के लिए मैप हमें थोड़ा सा हेल्प करेगा।
भी एक मैप। जी, ध्यान से देखें तो ये यूरोप है, ये आपका यूरोप आ गया, इसको यहां तक ही मान लेते हैं, यहां तक यूरोप है, सारा यूरोप आ गया। अब इंडिया से जो ट्रेड था या साउथ ईस्ट एशिया से जो ट्रेड था वो नॉर्मली कैसे होता था, तो यहाँ गुजरात से ये या तो ओमान या साउथ से यहाँ पे इजिप्ट होते हुए जो सामान है या तो समुद्र के रास्ते से इस तरह आता था, या फिर यहाँ से ये सिल्क रूट से होते हुए ये जो आपको पार्ट दिख रहा है टर्की है। ये टर्की उस टाइम पे टर्की नहीं था, इसको एशिया माइनर कहते थे। इसको एशिया माइनर कहते थे या इसको बेंजेंटाइन एम्पायर कहा जाता था। जो आप समझ लीजिए कि ईस्टर्न रोमन साम्राज्य था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर था। और ईस्टर्न रोमन साम्राज्य की एक खास बात थी कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स में काफी एक्टिव थे, व्यापार में काफी एक्टिव थे। तो ये टर्की जो है यहां तक पहुंचते थे। टर्की से फिर आप देखेंगे टर्की एक ब्रिज की तरह है एशिया और यूरोप के बीच में, एक ब्रिज की तरह है। और यहां से फिर सारा सामान ये आप देखेंगे इटली के वेनिस फ्लोरेंस वगैरह में जाता था, और इसके बाद सारा ये यहाँ से हर जगह पे स्प्रेड होता था। इसीलिए इटली जो थी वो रेनेसां का सबसे बड़ा सेंटर भी बना था। रेनेसां का मतलब पुनर्जागरण, जब जब डार्क एज से वो मॉडर्न एज की तरफ आए तो इटली ही उसका सेंटर पॉइंट बना था। खैर हमारा डिस्कशन का पॉइंट वो नहीं है। हमारा डिस्कशन का पॉइंट ये है कि टर्की जिसको एशिया माइनर कहा जाता था उसको 1450 में जो है तुर्क नाम के ट्राइब ने, जो इस्लाम के फॉलोअर्स थे, क्योंकि इस्लाम के जन्म के बाद से ही वो बहुत तेजी से फैला और बहुत तेजी से अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टर्की है, जो एशिया माइनर था, जो रोमन साम्राज्य था, उसके ऊपर बहुत टाइम से अटैक इन्वेजन्स जो है वो हो रहे थे। अल्टीमेटली महमूद नाम के एक जो मुस्लिम रूलर था उसने 1450 में इसको जीत लिया था। और यही कारण था कि यहाँ से जितने भी रोमन स्कॉलर्स थे वो भाग के यूरोप चले गए, और यूरोप में एक नई जागृति पैदा हुई जिसको पुनर्जागरण या रेनेसां कहते हैं। कारण यही था। तो यहाँ पे एक और चीज हुई जिसको आपको यहाँ समझना होगा कि चूंकि इन सभी जगहों पे मुस्लिम रूल स्टैब्लिश हो गया, तो यहां से लैंड रूट से चीजें जाना बड़ा मुश्किल हो गया। लैंड रूट से हाई टैक्सेशन भी हो गया, और अनस्टेबल जो है वहां पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग किंग्स थे, तो उससे चीजें बहुत महंगी भी होने लगी, बहुत मुश्किल भी होने लगी। और जो मुस्लिम्स के साथ इनकी जो लड़ाई थी वो भी कंटिन्यू हो गई यूरोप के काफी सारे कंट्रीज की। तो इसके कारण लैंड रूट से जो है वो सामान लेके जाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ छोटी सी एक कंट्री है, ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल पूरा नाम मैं देख रहा हूँ, हालांकि कंट्री यही है बस, ये स्पेन के साथ। अब एक छोटी सी कंट्री है। अब यहाँ से जो प्रिंस थे, जिनको प्रिंस हेनरी कहा जाता है, उन्होंने मोटिवेट किया अपने लोगों को कि वो सी रूट से निकलें, और धीरे धीरे करके डियाज नाम के एक सेलर ने यहाँ पे जो ये टिप ऑफ अफ्रीका था उसको ढूंढा। इसी खोज में जो निकले थे कोलंबस, फिर वो यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड तक पहुंच गए थे, जिसको हम आज भी लोग कहते हैं कि वो इंडिया ढूंढने निकले थे, पहुंच गए अमेरिका। हालांकि अमेरिका नहीं पहुंचे थे, वो पहुंचे थे कैरिबियन आइलैंड जो अमेरिका के साथ ही है। हालांकि इनके ही इस रूट को मैप के थ्रू जो कार्टोलॉजिस्ट थे अमेरियागो, उन्होंने फिर ये मैप बनाया था, जिसके बाद फिर वो लोग अमेरिका पहुंच पाए, इसलिए उसका नाम अमेरिका पड़ा था। खैर वो अलग वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, मैं वहां नहीं जाता। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले डियाज जो थे वो टिप ऑफ अफ्रीका में पहुंचे, और उसका नाम उन्होंने केप ऑफ स्टॉर्म रखा था पहले, क्योंकि वहां बहुत सारे तूफान आया करते थे। लेकिन बाद में उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप बन गया, और केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे अपने वास्को ड गामा साहब।
लेकिन वहां से उनको रूट नहीं मिला। अल्टीमेटली एक गुजरात के ट्रेडर ने उनको रूट बताया और जो भी रूट था उसको पहुंचते फॉलो करते हुए वो केरला के कैलीकट पे पहुंचे। इसीलिए चूंकि ये 1450 में ही ये सारा इंसिडेंसेस हुआ, इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जो कि 1498 तक ही ये यूरोपियंस थे वो यहाँ पे पहुंच पाए। तो सबसे पहले पोर्तुगीज पहुंचे। अब पोर्तुगीज जो थे वो बड़ा सीक्रेटिव इस चीज को रख रहे थे, बिकॉज ये प्रॉफिटेबल वेंचर था और जितना वो सोच नहीं पा रहे थे उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, बिकॉज इंडिया में मसाले बड़े अच्छे मिलते थे। इंडिया में मसाले साउथ ईस्ट एशिया से भी आते थे। और पोर्तुगीज जो थे उसके बाद में आप देखेंगे डच भी साउथ ईस्ट एशिया में ही चले गए, बिकॉज वहाँ की जो स्पाइसेस थे वो ज़्यादा बड़े और अच्छे क्वालिटी के हुआ करते थे इंडिया के बनस्पत। तो खैर यहाँ पे क्या हुआ कि पुर्तगीज आए। पुर्तगीज आने के बाद उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे जो है ट्रेड को रखा। आप देखेंगे सबसे पहले जो हमें ब्रिटिश आए थे वो 1600 के आसपास आए थे, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे पुर्तगीज के बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के बाद आप देखेंगे डच आए, डच और पुर्तगीज में बड़ा लंबा जो है स्ट्रगल रहा। सॉरी माफ कीजिएगा, पहले पुर्तगीज आए, पुर्तगीज के पीछे पीछे डच आए, डच के पीछे पीछे फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद फिर फ्रेंच आए, फ्रेंच सबसे लास्ट में आए। और अल्टीमेटली आप इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे तो हमें ये सब नहीं देखना, हमें देखना क्या है, इंडिया में फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे उनके डोमिनेंस के लिए जो है स्ट्रगल चला। यहाँ पे कमिंग ऑफ यूरोपियंस में हम अलग अलग तो पढ़ेंगे ही कि क्या क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी फैक्ट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत फैक्ट्स हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। कई बार क्वेश्चन थोड़े से अपर लेवल के आते हैं। जो हमारा जो डिस्कशन का पार्ट है हुआ यहाँ पे जिसे फोकस करना है वो है एंग्लो फ्रेंच वॉर, जिसको हम कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं। ज्यादातर जो वॉर हुए ये साउथ इंडिया में ही हुए और इसी वॉर के दौरान आप देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको काफी फायदा हुआ और जो फायदा उनको हुआ उसका बेनिफिट जो है उन्होंने बंगाल में उठाया और बंगाल से जो बेनिफिट हुआ उसको उसका फायदा उन्होंने फिर से फ्रेंच को हराने में और बाकी सारी ताकतों को हराने में लगाया। तो ये करीबन 1746 में स्टार्ट होता है और 1763 तक ये चलता है, जिसमें 3 लड़ाइयां होती हैं। 2 लड़ाई तो ऐसे थे जिसमें इंडिया का कोई रोल नहीं था, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट लड़ाई थी वो बेसिकली ऑस्ट्रियन वॉर, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के कारण होती है। ऑस्ट्रिया एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, इटली के नजदीक है, स्विट्जरलैंड के नजदीक है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन के कारण एक कंटेंडर को इंग्लैंड ने सपोर्ट किया, एक कंटेंडर को फ्रेंच ने सपोर्ट किया, तो अल्टीमेटली दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और चलती रही। और वही लड़ाई यहाँ पे इंडिया में भी कंटिन्यू हो गई, उसका कोई दिन ईमान नहीं होता। वो जहां जहां पे ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां होती थी वो आपस में हर जगह पे लड़ने शुरू हो जाते थे। जो सेकेंड लड़ाई थी वो कर्नाटक और हैदराबाद के सक्सेशन के वॉर के कारण शुरू हुई, जो एक ही लड़ाई थी जो इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाता है। इसमें जो है बैटल ऑफ सेंट थोम में, जिसमें फ्रेंच आर्मी ने जो है हैदराबाद के निजाम को हरा दिया था, नहीं, कर्नाटक के जो नवाब थे उनको हरा दिया, माफ कीजिएगा, कर्नाटक के नवाब को हरा दिया था, नजीमुद्दौला को। तो उसके कारण क्या हुआ था कि जो है हमारी जो कमजोरी थी वो सामने आ गई, बिकॉज करीबन अपने से 5 गुना बड़ी आर्मी को फ्रांसीसियों ने हरा दिया था। तो इससे हमारा खोखलापन जो था वो सामने आ गया, क्योंकि हम दिखने में बड़े थे, बड़ी आर्मी थी, लेकिन हम अभी मॉडर्न नहीं थे, उतने ट्रेंड नहीं थे जितने यूरोपियन कंपनीज और उनके सोल्जर्स ट्रेंड होते थे। तो इससे हमारी कमजोरी जो थी वो सामने आ गई थी। तो बैटल ऑफ सेंट थॉम यहाँ काफी इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड बैटल जो हुई थी वो एंग्लो फ्रेंच वॉर, जो 7 ईयर्स वॉर के नाम से भी जाना जाता है, उसके कारण शुरू हुई, जिसमें फ्रांसीसियों को इंडिया से भी हाथ धोना पड़ा और कनाडा से भी हाथ धोना पड़ा। तो कनाडा में जहां पे फ्रेंच सेकंड इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मानी जाती है, उसके पीछे कारण भी यही है कि काफी लंबे समय तक कनाडा जो था वो फ्रांसीसियों के कब्जे में था, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो कनाडा जो था वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। और इसी कारण से आप देखेंगे कि
जो फ्रांसीसी थे उन्होंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटिशर्स के खिलाफ अमेरिकन की हेल्प की थी और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी उनको जो है गिफ्ट किया था। इसके पीछे कारण ही यही था, बिकॉज वो इसका बदला लेना चाहते थे और इसीलिए ब्रिटिशर्स ये समझ रहे थे कि इंडिया को किस तरीके से बचाना है। तो इंडिया की जो चारों तरफ से जो कुशनिंग की गई, यानी कि नेपाल के साथ लड़ाई होती है, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई होती है, बर्मा को अपने कब्जे में लिया जाता है, उसके पीछे कारण ही एक ही था। वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से फ्रेंच या यूएस डोमिनेंस इस पर्टिकुलर टेरिटरी में आए, ताकि जो हालत अमेरिका में हुई थी वही हालत इंडिया में हो जाए, बिकॉज इंडिया उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पोजीशन था रॉ मटेरियल के लिए भी, और उसके साथ साथ फिनिश्ड गुड के सेल के लिए भी एक बड़ा मार्केट यहाँ पे उनको दिख रहा था। तो ये कमिंग ऑफ यूरोपियंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, एक तो कि वो कब आए, कैसे आए, कौन सी छोटी मोटी लड़ाइयां हुई, इसको क्या कहते थे, है ना। जैसे कि पुर्तगीज तो थे वो सी फाइट में काफी अच्छे थे, तो मुगलों को दबाने का या कमजोर करने का कारण भी यही था, कि अपनी मांग मनवाने का कारण भी यही था कि पुर्तगीज ये कहते थे कि अगर आप हमारी मांग नहीं मानेंगे तो आपके हम सारे ट्रेडिंग शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हालांकि मराठों से उनको हार भी खानी पड़ी थी कई बार, लेकिन चूंकि मराठे नेवी रखते थे लेकिन मुगल बादशाह नेवी नहीं रखते थे, वो लैंड में ताकतवर थे और पुर्तगीज सी में ताकतवर थे। तो पॉलिसी ऑफ जो है अलग अलग तरह के सी, जो पॉलिसी ब्लू मून वगैरह, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वास्को ड गामा के बाद आप एंग्लो फ्रेंच वॉर देखेंगे, जिसको कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं, कमिंग ऑफ यूरोपियंस का ही पार्ट है। उसके बाद आपका आएगा कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। अब चूंकि अब कोई राइवलरी रही नहीं, फ्रांसीसी जो थे वो अपने आप को पौंडीचेरी में कन्फाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, और अब वो एक ट्रेडिंग जो है कंपनी के रूप में काम कर सकते हैं, वो ना ही फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, ना ही आर्मी रिक्रूट कर सकते हैं। तो अब उनके लिए, अंग्रेजों के लिए अब फ्रांसीसी कोई थ्रेट नहीं रहे। और इस टाइम तक आते आते मुगल्स काफी कमजोर हो चुके थे। और मुगल्स कमजोर कैसे हुए थे, क्योंकि मुगल्स जो थे उनके यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन जो है वो अपने पीक पे थी। तो इस टाइम पे इंडिया में कई छोटे छोटे प्रोविंशियल पावर्स जो थे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। प्रोविंशियल पावर्स, तो प्रोविंशियल पावर्स की नॉर्मली 2 से 3 कैटेगरीज थी। कौन कौन से कैटेगरीज थे इसको समझते हैं। पहला, प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेड बाय मुगल ऑफिशियल्स। मुगल ऑफिशियल्स ओनली। तो पहली कैटेगरी वो आती है जिसमें वो प्रोविंस आते हैं जिसमें पहले एडमिनिस्ट्रेशन मुगल ही करते थे, लेकिन अपने ऑफिशियल्स के थ्रू करते थे, अपने गवर्नर के थ्रू, अपने दीवान के थ्रू करते थे। तो इसमें नाम आता है जैसे कि बंगाल, अवध। अवध का मतलब आप यूपी समझ लीजिए, ठीक है जी। बंगाल का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा सारा आ गया, अवध हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा हैदराबाद आप मान सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है रिबेलियस। रिबेलियस प्रोविंसेस। रिबेलियस प्रोविंसेस में क्या आएगा, रिबेलियस प्रोविंसेस में आएगा जैसे कि मराठा, जैसे कि सिख्स, जैसे कि राजपूत, ठीक है। तो ये वो प्रोविंसेस थे जिन्होंने टाइम टू टाइम मुगल जो हेजिमनी थी उसको बाहर फेंक दिया, उसको मानने से मना कर दिया, और जब भी मौका मिलता वो मुगल से खिलाफ विद्रोह करते रहते थे, और इसने बहुत ही चोट पहुंचाया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को। और तीसरा वो था प्रोविंसेस जहां पे मुगल्स कभी पहुंच ही नहीं पाए, नेवर रीच्ड, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये कभी कभी ट्रिब्यूट्स वगैरह भिजवा देते थे उनके डर से, लेकिन धीरे धीरे ये भी उनके कंट्रोल से जो है निकलता चला गया। तो इस तरीके से मुगल्स जो थे वो कमजोर होने शुरू हो गए,
उनके अलग अलग प्रोविंसेस में बट गए। मुगल्स इतने कमजोर हो गए कि वो अपने दम पे कुछ कर ही ना सके, है ना। तो शाह आलम टू जो थे वो आप यहाँ पे देखेंगे कि उनके टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे वो काफी ताकतवर हो गए थे और वो धीरे धीरे करके इन प्रोविंसेस को कमजोर करने की कोशिश करने लगे। और जो सबसे पहली लड़ाई होती है वो बंगाल के साथ होती है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें बंगाल के जो नवाब थे वो अंग्रेजों के चंगुल में फंस जाते हैं। और इसी लड़ाई में, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी में तो सिर्फ जो है बंगाल के नवाब को जो है मार दिया गया, फिर उसके बाद जो है नए नवाब आके बैठ गए। लेकिन जो बैटल ऑफ बक्सर आया, बैटल ऑफ बक्सर में आप देखेंगे कि सिर्फ बंगाल के नवाब नहीं हारे, बल्कि बंगाल के नवाब के साथ साथ मुगल बादशाह भी हारे, अवध के नवाब भी हारे। तो इस तरीके से एक ही लड़ाई में जो बंगाल के साथ शुरू की गई थी उसमें अवध भी खत्म हो गया, यानी कि वो अंग्रेजों के काफी हद तक डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया, और साथ साथ मुगल बादशाह भी अब अंग्रेजों के रहम करम पे चलने लगे। हैदराबाद के निजाम जो थे वो बहुत स्मार्ट थे, बहुत वो उस समय डिप्लोमेटिक थे, वो जानते थे कि अंग्रेजों के साथ मुकाबला करना काफी नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि इसे देशभक्ति तो नहीं कही जा सकती, लेकिन चलो खैर उनकी अपनी सोच थी। तो यहाँ पे साउथ इंडिया में जब हम देखते हैं तो हैदराबाद, मराठे, और यहाँ पे एक और नाम आता है मैसूर का, यानी कि टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैसूर, हैदराबाद और मराठे, ये तीन बड़ी ताकत थी। ये इतनी बड़ी ताकतें थी कि इन तीनों में से किसी से भी अंग्रेज अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, यानी कि अंग्रेज चाह भी लेते तो भी ये मुकाबला नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। जब तक हैदर अली जिंदा थे तब तक तो ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमेटिकली दोनों ही ताकतों को अपने साथ रखा, यानी कि हैदराबाद के निजाम को भी और मराठों को भी। लेकिन उनके डेथ के बाद जब टीपू सुल्तान गद्दी पे आए तो कुछ एक इंसिडेंट्स ऐसे हुए, कुछ एक चीजें ऐसी हुई कि दोनों तीनों ही ताकतें एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे, और उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अल्टीमेटली मैसूर को 1799 में पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। और इसी के बाद आप देखेंगे कि मराठों के साथ उनका स्ट्रगल फिर शुरू होता है। और मराठों को आप देखिए कि 1803-4 तक आते आते जो है पूरी तरीके से 1815-16 तक, माफ कीजिएगा, तीन में तो सलवाई की टीटी होती है 3-4 में, और उसके 15-16 तक आते आते मराठे भी पूरी तरीके से उनके कब्जे में आते हैं। और मराठे जो पेशवा है वो अंग्रेजों के पेंशनर बन चुके होते हैं। तो पहले मैसूर हक गया, फिर मराठे गए, तो अब साउथ इंडिया में बचा कोई नहीं। हैदराबाद थे तो वो पहले से ही उन्होंने सब्सिडरी अलायंस या इस तरह की ट्रीटी साइन की हुई थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी की हुई थी, जिसके बाद हैदराबाद भी अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। और उसके बाद ये जो आप देखेंगे मराठा थे, ये ऑलरेडी आपने भी देखा कि किस तरह से कब्जा कर लिया। धीरे धीरे करके राजपूतों के साथ भी उन्होंने मैक्सिमम के साथ या तो सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अपने कब्जे में ले लिया। सब्सिडरी अलायंस बेसिकली एक अलायंस था जिसमें जो भी ताकत होती थी उसको एक सब्सिडरी के रूप में ट्रीटी साइन करनी पड़ती थी, छोटी ताकतें जो पूरी तरीके से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाती थी इनडायरेक्टली, जिसमें उससे सबसे पहले अपनी आर्मी को डिसमेंटल करना होता था। आर्मी को डिसमेंटल करने के बाद जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको वहां पे स्टेशन करना होता था, और ब्रिटिश आर्मी को जितनी भी सैलरी और उसके एक्सपेंसेस थे वो उसी स्टेट को देना पड़ता था। अब वहां पे ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए एक रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते थे। तो इस तरीके से हिंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो, वो स्टेट पूरी तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया, क्योंकि अब उसके पास बाहर निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि रेसिडेंट बैठा हुआ है दरबार में। कोई भी पॉलिसी अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ बनाएंगे, अंग्रेज बहाना बना करके उनकी चूंकि आर्मी वहीं स्टेशन है उसको हटा कर किसी और को बिठा देंगे या उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। दूसरा, अब इतनी बड़ी आर्मी अंग्रेजों के वहां बैठी हुई है, उसका खर्चा भी उठाना पड़ना है, उसकी सैलरी उठानी पड़नी है। तो ऑब्वियस है कि इसके दो परिणाम होंगे। पहला परिणाम ये होगा कि जिस आर्मी को डिसमेंटल किया, आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके पास तो कोई काम बचा नहीं, ठीक है। तो काम नहीं बचा तो क्या करेंगे? रिवोल्ट करेंगे, रिवेलियन करेंगे, डकैती करेंगे,
इस तरह की हरकतें करेंगे। अब जब सिचुएशन एनार्चिकल हो जाएगी स्टेट में तो प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ इतनी बड़ी आर्मी का खर्चा उठाना है तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स बढ़ाओगे तो लोगों को परेशानियां होंगी, लोग विद्रोह करेंगे, तो सिचुएशन और एनार्चिकल हो जाएगी। अब इसकी जिम्मेवारी अंग्रेज किसको डालेंगे? उस राजा को, कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे, आप ढंग से चला नहीं पा रहे, जबकि इस सबका कारण तो अंग्रेज ही थे। अब इसके बहाने से तो दोनों तरफ से वो जो शासक है वो फंस गया। ठीक है, अब वो तो टैक्स भी ज्यादा लेना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे, और मिला क्या उसको उसके बदले में? एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि मैं इंटरनल रिवोल्ट और एक्सटर्नल एग्रेशन से बच गया। तो वो क्या करेगा? वो शराब पिएगा, वो शिकार खेलेगा, उसको ना दुनिया की फिक्र है क्योंकि उसे खतरा ही नहीं है किसी भी तरह का। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि लोगों की कंडीशन जो थी, एक्चुअल जो आम लोग थे, उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई, वो भूखे मरनों की हालत उनकी हो गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में डलहौजी साहब ने जो है ये सब्सिडियरी लाइंस जो थे, वो भी पॉलिसी जो थी वो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे आई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इस तरह की थी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कि भाई 3 तरह के स्टेट डिक्लेयर कर दिए गए। एक तो जिसको कभी अंग्रेजों से कोई मतलब ही नहीं था, दूसरे वो जिनको बनाने में अंग्रेजों ने मदद की थी, और तीसरे वो जिनको बनाया ही अंग्रेजों ने था। ठीक है, तो दूसरे वाले स्टेट को अपना, अगर उसने किसी अपने सक्सेसर को गोद लिया है तो लॉर्ड वेवेल थे इसके सब्सिडियरी के, तो गोद लिया है तो उसकी परमिशन अंग्रेजों से मांगनी पड़ेगी, जिसकी परमिशन वो दे देते थे। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टेट थी, जिसको बनाया ही अंग्रेजों ने था, वो अपना उत्तराधिकारी या सक्सेसर जो है वो गोद लिए बच्चे को बना ही नहीं सकते थे। इसी में आप देखेंगे झांसी वाला इंसिडेंट जो होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में मैक्सिमम जो स्टेट थी उसको उन्होंने कब्जा कर लिया। तो एक तरफ तो लड़ाई वड़ाई करके यहाँ पे जीत लिया। तो यहाँ पे लड़ाई हुआ बंगाल में, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, मराठों के साथ एंग्लो मराठा वार। ठीक है जी, उसके बाद मैसूर के साथ एंग्लो मैसूर वॉर। लास्ट में आता है नंबर सिखों का। सिख सबसे कम, सबसे लास्ट में, माफ कीजिएगा, सबसे लास्ट में जो है उसको यहाँ पे एक्वायर किया गया 1846 के आसपास। और वो भी इसलिए इसी कारण से क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो चुकी थी, और उनके बाद जो थी उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स इंटरनल स्टेट में, कॉन्स्पिरेसीज जो थी वो यहाँ पे आनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप देखेंगे सिखों को भी हरा दिया गया और इंडिया पूरी तरीके से अब अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। तो यहां तक की जो स्टोरी है वो आपका पहला पार्ट है। दूसरा जो हिस्सा 1857 के पहले का है वो है यहाँ पे और इससे पहले आपको देखना होगा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यानी कि किसान जो थे वो आंदोलन करते हैं, जो अपने आदिवासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो विद्रोह करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज में क्या क्या चेंज हुई। तो इसमें आप देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट, फिर आप देखेंगे महलवाड़ी सेटलमेंट, फिर आप देखेंगे रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो अंग्रेजों के नॉर्मली जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि सब अब बंगाल और बाकी सारे टेरिटरी जो उनके अपने डायरेक्ट कंट्रोल में आ चुका था, वहां का रेवेन्यू कलेक्शन करना भी एक बड़ा चैलेंज था। और दिक्कत ये थी कि अगर वो पूरा का पूरा सिस्टम को चेंज करते हैं तो इतने ऑफिसर्स भी चाहिए होंगे जो इतने लैंग्वेजेस बोल सके। इंडिया में प्रॉब्लम ये नहीं है ना कि एक लैंग्वेज बोली जाती है, हर स्टेट में लगभग अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। कहीं हिंदी प्रोमिनेंट है, कहीं पंजाबी है, कहीं गुजराती है, कहीं पे कुछ है, साउथ में भी द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती है। तो परेशानी बहुत थी। तो जो जो ऑलरेडी सेटलमेंट चल रहे थे उसी में थोड़े बहुत रिफॉर्म्स के साथ, जैसे कि हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट को, जिसमें लैंड का ओनर जमींदार होता है। महलवाड़ी सेटलमेंट में जिसके पूरी जिम्मेवारी, महल का मतलब गांव, गांव को दे दी गई कि आप टैक्स कलेक्ट करके आप स्टेट एक्सचेकर में जमा करेंगे। रैयत का मतलब होता है किसान, जिसमें सीधा जो है सरकार किसान से वसूल करती है। तो इस तरीके से उनका टैक्सेशन सिस्टम शुरू हुआ, और टैक्सेशन सिस्टम शुरू हुआ तो उसमें किसानों के शोषण भी हुए, और किसानों के जब शोषण होने शुरू हुए
और जब वो लैंडलेस लेबरर बनने शुरू हो गए क्योंकि टैक्स देने के लिए जमीनें बेचनी पड़ी, उनकी कंडीशन बद से बदतर होते चले गए। इम्पोवेरिसमेंट कहते हैं हम इस पर्टिकुलर टर्म को, ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी, कि उनकी हालत बहुत खराब होने शुरू हो गई। तो उन्होंने कई जगहों पर रिवोल्ट किया जिसको बहुत ब्रूटली जो है यहाँ पे दबाया गया। ट्राइबल मूवमेंट, क्योंकि उनको और ज्यादा रेवेन्यू चाहिए था, तो उन्होंने उन पर्टिकुलर टेरिटरीज में भी अपनी प्रेजेंस दिखानी शुरू कर दी जहां वो पहले नहीं थे, जहां पहले राजे महाराजे तक नहीं जाते थे टैक्स लेने के लिए, क्योंकि इनको ट्राइबल को लगभग ऑटोनोमस जो है रीजन के रूप में देखा जाता था। इनके अपने रूल्स होते थे, इनके रेगुलेशंस अलग होते थे, इनके अपना कल्चर अलग होता था जिसको कोई इंटरफेयर नहीं करता था। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पे भी अपने लोग भेजना शुरू कर दिए, तो वहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है ना, वहां पे सिद्धू कानू का विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ये आप यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से ट्राइबल मूवमेंट हुए, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज आई, अल्टीमेटली जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 आएगा, जो शुरू तो हुई थी एज ए म्यूटिनी, लेकिन धीरे धीरे वो एक कॉमन रिवोल्ट के रूप में आपको तब्दील होते हुए दिखाई देती है। हालांकि इसमें पार्टिसिपेशन जो थी रॉयल्स की वो सिर्फ 3% के आसपास रही थी। 97% उस पर्टिकुलर टाइम पे भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गए, और एक बड़ी जो है पॉपुलेशन जो थी वो इसके विरोध में रही। हालांकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिवोल्ट रहा, इसके कारण क्या थे और इसके इवेंट्स क्या थे इंपॉर्टेंट, और उसके बाद इसके फेल्योर के रीजन क्या थे, इसमें से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 1857 तक जब आप देखते हैं तो कई सारे छोटे इंपॉर्टेंट पिकेट्स आते हैं जो मेमोराइज करना जरूरी है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो उसमें से अगर 2-4-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपके लिए परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर 2-4-5 क्वेश्चन आपको नहीं आते तो आपको पता है कि इस पेपर में नियम क्या है। इस पेपर का जो नियम है बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो भी आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे तैयारी ये करनी है कि मैक्सिमम फैक्ट्स जो हैं उसे कवर करने की कोशिश करनी है, और ऑप्शन से 5 है तो कंफ्यूजन रहेगा। 1857 के रिवोल्ट के बाद के सिनेरियो को अगर हम देखें तो उसमें कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है। जैसा पहला आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके पिट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट्स, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना। उसके बाद फिर जो है अल्टीमेटली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जो एक्ट्स पास किए गए उसमें क्या क्या बातें थी और किस तरीके से उसने जो है इम्पैक्ट किया इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को। इस चीज को आपको यहाँ पे समझना होगा। ये 1857 से पहले के भी कुछ हैं और 1857 के बाद भी कुछ हैं, तो उसके क्या क्या चेंजेस आए ब्रिटिश पॉलिसीज में वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद जो 1857 के बाद का जो मेजर पॉइंट है वो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को हम नॉर्मली 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कांग्रेस के पहले क्या क्या हुआ, कौन कौन सी मूवमेंट चली। सेकंड आएगा फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, एंड इनिशियल एम, शुरुआती लक्ष्य क्या थे। और तीसरा आएगा आपका गांधीयन एरा। यहीं पे कहीं पे आपको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को भी जगह देनी पड़ेगी। तो प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो शुरुआती जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, है ना,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और उसके बाद फिर कांग्रेस आई, तो शुरुआती जो थे ऑर्गेनाइजेशंस वो कौन थे, उनके फाउंडर्स कौन थे, उनका लक्ष्य क्या था, वो किस तरीके से बनाया गया, यहाँ पे आपको ये सभी चीजें डिस्कस करनी होंगी, समझना होगा। और इसमें से कुछ एक क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कई बार। कांग्रेस शुरुआती जो है 1885 में इसकी फॉर्मेशन होती है, ये ह्यूम करते हैं, उसके साथ साथ कई सारे इसमें सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ठीक है ना, इग्निशन कंडक्टर की थ्योरी, ये सब चीजें यहाँ पे आएंगी। कांग्रेस के शुरुआती लक्ष्य जो थे वो बिल्कुल आप देखेंगे कि उसमें एक ही चीज खास ध्यान रखा गया कि सोशल और रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको टच नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बातों के ऊपर ही फोकस रखा जाएगा। और उसमें सबसे शुरुआती जो लक्ष्य था वो ये था कि सबसे पहले इंडियंस को जरूरत है पॉलिटिकली अवेयर करने की और पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने की। दूसरा लक्ष्य ये था कि किस तरीके से इंडिया के जितने भी नेशनलिस्ट हैं उनको एक ही मतलब कि माला का हिस्सा बनाया जाए, एक ही सिरे में पिरो जाए, ताकि वो सभी जो है एक प्लेटफॉर्म मिल सके उनको। और इसलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वो अलग अलग जगहों पे हर समय किए जाते हैं ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस आ सके, ठीक है। अब तीसरा जो था वो ये था कि किसी तरह से इसमें जो है लोगों को अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरीके से इंडिया का जो है शोषण किया जा रहा है, किस तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हो रहा है, किस तरीके से पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन हो रहा है, और ये सारी बातें नेशनल इंटरनेशनल स्टेज तक लेके जाई जा सके। तो शुरुआती आप देखेंगे किस तरह से रहा। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट डेफिनेटली रशियन रेवोल्यूशन है ना, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। सोशलिज्म इसमें काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था जो है भगत सिंह के आने के बाद इसमें ऐड किया गया। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उससे पहले आप चापेकर ब्रदर्स को देखेंगे सबसे पहले जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। उसके बाद फिर आप काफी सारे एक्टिविटीज आप यहाँ पे देखेंगे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, है ना। और उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है अलग अलग एक्टिविटीज की गई है ना, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और उसके बाद जो है कांग्रेस के डिवीजन जो है यहाँ पे, यानी कि कांग्रेस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में डिवाइड हो गया। शुरुआती जो कांग्रेस के लोग थे उनको मॉडरेट कहा गया, क्योंकि वो ये समझते थे कि इंडिया का बेनिफिट जो हो सकता है वो अंग्रेजों के अंडर ही हो सकता है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट सेगमेंट थी, जो गरम दल जिसको हम कहते हैं, नरम दल और गरम दल, वो ये मानती थी कि नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो खुद इंडियंस ही करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आया उसने कांग्रेस को दो हिस्से में बांट दिया। और ये सबसे बड़ा जो सामने आता है वो आता है कांग्रेस के बंगाल के डिवीजन के टाइम पे 1905 में। उस टाइम पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि उसके बाद इनको इकट्ठा होने में करीबन 10-15 साल लगते हैं, जो 1916 में आपको दिखाई देता है, जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ काम करने को तैयार होते हैं। तो खैर, गांधीन एरा जो है 1915 से स्टार्ट होता है, वापस आते हैं और 1947 तक चलता है, ठीक है। इसमें अलग अलग मूवमेंट्स आपको देखने होंगे, इनकी आइडियोलॉजीज देखनी होंगी, किस तरह की आइडियोलॉजी, सत्याग्रह क्या है, अहिंसा क्या है, और किस तरीके से साउथ अफ्रीका में इन्होंने काम किया, किस तरीके से उसके बाद वो इंडिया आने के बाद उन्होंने काम किए, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जी, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट और उसका क्या इम्पैक्ट रहा, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। और उसी के टाइम पे कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन कहाँ पे हुए, कौन कौन सी बात, इंपॉर्टेंट अधिवेशन ही देखने होंगे आपको, हर एक को नहीं देखना, करीबन 8-10 हैं जिसको आपको मेमोराइज करना होगा ताकि उसमें से आए हुए क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सके। तो ये था बेसिक आउटलाइन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज पूछिए, और डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज। और अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो हमारे नंबर दिए हुए हैं, उसमें आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।